हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? और आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग तैयारी पे लग गए होंगे और यहाँ से भी आप बेहतर ले रहे होंगे, ठीक है। और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आपने मुझे शून्य से शिखर तक लगभग पहुँचा दिया है। बस आगे और भी मेहनत जारी रहेगी, बस आप लोग का साथ बना रहे। चलिए अब हम बात करते हैं। हम इस समय पढ़ेंगे, आपका इस समय पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं। तो हिंदी साहित्य में आपने देखा होगा कि हमने अच्छे तरीके से विभिन्न कालों को ख़त्म किया है, चाहे वो आदिकाल हो, चाहे भक्ति काल हो या रीतिकाल हो, और उसकी हमने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी है। और ये जब आधुनिक काल आपका खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम एक कंप्लीट पीडीएफ आपको भेज देंगे, क्योंकि जब खंड खंड में पीडीएफ रहती है तो नहीं सही रहती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम एक साथ आपकी भेज देंगे, बस मुश्किल से आपको 4 से 5 पीडीएफ में हम सारा जो है सिलेबस आपका भेज देंगे आपके टेलीग्राम पे। और आपने देखा होगा सिलेबस में थोड़ा सा वो छोटा छोटा कुछ लिखा होता है, तो मेरी आदत है कहीं से इंपॉर्टेंट कुछ मिल जाता है तो आप उस पर लिखना होता है, उसी पे लिख लेते हैं। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं समय आधुनिक काल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जहाँ तक ये वीडियो नहीं पहुँची है। तो इस समय हम साहित्य पढ़ रहे हैं, साहित्य को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। हाँ, इसमें हमें 1-2 तरीके से और वीडियो बनानी है तो उसको देखिएगा। इसमें कमेंट्स आए थे कि मैम कुछ जो रचनाएँ हैं, रचनाओं में पूछा जाता है किस भाषा में लिखी है, तो इन भाषा के लिए भी हम एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे। और जितनी भी देर का बनेगा, जितनी भी रचनाएँ हैं आपकी महत्वपूर्ण रचनाएँ और कौन कौन सी भाषा में लिखी गई हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि रचनाएँ पूछी जाती है, फिर पूछा जाता है कि क्या है, ये काव्य है, कहानी है या नाटक है, या ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस पर भी आपका एक वीडियो बन जाएगा। और पत्र लेखन में बात करें तो मीनिंग का भी हम एक बना देंगे कि जिसमें हिंदी शब्द दे देता है और अंग्रेजी में मीनिंग होता है। तो पत्र लेखन के लिए भी आपकी यानी कि कंप्लीट तैयारी हम हिंदी की करेंगे और रीजनिंग की भी आपकी चली रही है और जीएस में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेके आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आधुनिक काल हम पढ़ रहे हैं इस समय। इससे पहले हमने चीज़ें पढ़ ली हैं, आपने देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी है और बहुत सारे लोगों ने देखा भी है, कमेंट्स भी आते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद है लोगों को। तो अब हम बात करते हैं। देखिए, आधुनिक काल हमने बताया था कि आधुनिक काल को 4 भागों में बांट दिया गया था। 4 भागों में। जैसे पहला हमने बांटा था भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावाद युग, फिर छायावादोत्तर युग। और छायावादोत्तर युग के बाद में क्या क्या आया था? प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और नई कविता। तो सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो हमने कल के वीडियो में आपके पढ़ लिया है भारतेंदु युग, पिछले वीडियो में हमने पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। और द्विवेदी युग, देखिए गद्य काल का समय काल क्या है? 1850 से अब तक, ठीक है। और ये जो हमारा भारतेंदु युग था 1850 से 1900, ये देखिए कभी कभी समय पूछ लेता है, याद रखिएगा। और 1900 से 1920 ईस्वी तक आपका द्विवेदी युग चलता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी नाम के, जैसे द्विवेदी जिनके लास्ट में टाइटल लगा हुआ है, सरनेम लगा हुआ है, दो आपके लेखक या कवि जो भी आते हैं, एक हजारी प्रसाद द्विवेदी है और एक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। लेकिन ये जो द्विवेदी युग है, इसका नामकरण किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया था, ठीक है। ये याद रखिएगा कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी में। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये एक सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार और निबंधकार थे। ये क्या थे? एक सर्वश्रेष्ठ इतिहासकार और निबंधकार थे। इतिहासकार एवं निबंधकार। और भी रचनाएं, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ थे, इतिहासकार और निबंधकार। तो ऐसे ही लिख गया है आपका, पीडीएफ में आपको सही से मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों को हो सकता है पीडीएफ में राइटिंग ना समझ में आए, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, वो थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो बात करेंगे, हमने बात किया कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं वो एक सर्वश्रेष्ठ क्या है? इतिहासकार और निबंधकार। और जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इन्हें आचार्य की उपाधि कब मिली थी? अगर पूछा जाए तो क्या थी? नागरी प्रचारणी सभा के बाद इन्हें आचार्य की उपाधि दी गई थी। हम बात कर सकते हैं नागरी प्रचारणी, एक नागरी प्रचारणी सभा हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा के बाद यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। के बाद आचार्य की उपाधि इन्हें मिली थी, ठीक है, आचार्य की उपाधि। तो ये सारी चीज़ें लगभग नोट करिएगा, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, तो नोट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने देखा कि द्विवेदी युग का नामकरण किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ये एक सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और इतिहासकार थे। और नागरी प्रचारणी की सभा के बाद, उसके आयोजन के बाद, ये आयोजन ले लेते हैं, इसके आयोजन के बाद इन्हें जो है आचार्य की उपाधि मिली थी। ओके, तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, ये हिंदी शब्दकोश के निर्माण की पहल इन्होंने की थी, ठीक है। हिंदी शब्दकोश के निर्माण की पहल, ये आपका इंपॉर्टेंट बनेगा। हिंदी शब्दकोश के निर्माण की पहल भी किसने की थी?
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। तो इतनी चीज़ें आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जान गए। एक बार हम इनको और बताते हैं, फिर इसको नहीं देखेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने द्विवेदी युग का नामकरण किया था, ठीक है। और ये क्या थे, ये एक प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार और निबंधकार थे। और नागरी प्रचारणी की सभा के बाद इन्हें आचार्य की जो है उसके आयोजन के बाद इन्हें आचार्य की उपाधि मिली। और बात करें सबसे जरूरी क्या है आपका, हिंदी शब्दकोश निर्माण की पहल इन्होंने ही की थी। तो ये आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट बनेगी कि हिंदी शब्दकोश के निर्माण की पहल अगर पूछा जाए किसने की थी, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ओके। चलिए ये चीज़ें हो गई। फिर हम आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा। हाँ, आगे हम बात करेंगे कि जन सुधार काल द्विवेदी युग को किसने कहा था, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिएगा। जागरण सुधार काल किसने कहा था, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। जागरण सुधार काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। अब हम बात करते हैं कि द्विवेदी युग को जो है दो भागों में बांटा गया था। द्विवेदी युग है, इन्हें दो वर्ग में बांटा गया था। कह सकते हैं इन्हें कितने में बांटा गया था, दो वर्ग में बांटा गया था। कौन कौन से, द्विवेदी मंडल के कवि और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि, ठीक है। तो दो वर्गों में बांटा, एक द्विवेदी मंडल के अंदर के कवि आते थे जो इसमें थे, और द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो जो द्विवेदी मंडल के अंदर के कवि थे, इनकी काव्य धारा क्या थी, अनुशासन की धारा थी। अगर पूछा जाए कि जो द्विवेदी मंडल के अंदर के कवि थे, इन्हें द्विवेदी मंडल के कवि थे, उनकी काव्य धारा क्या थी, तो उनकी अनुशासन की काव्य धारा थी। अगर ये पूछते हैं कि द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों की काव्य धारा क्या थी, तो स्वच्छंदता की धारा थी। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। और इन्हें जो है स्वच्छंदतावादी कवि भी कहते थे। ये बाहर के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि भी कहते थे, स्वच्छंदतावादी कवि, ये याद रखिएगा। द्विवेदी मंडल के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि भी कहते थे। और ये जो बाहर के कवि थे, इनकी काव्य धारा क्या थी, स्वच्छंदता की धारा थी। और मंडल के जो कवि थे द्विवेदी मंडल के, इनकी थी अनुशासन की धारा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से कवि आते हैं। तो जो द्विवेदी मंडल के कवि थे उसमें आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी, हरिओध जी। देखिए ये पूरा नाम भी कभी कभी पूछा जाता है, दे देता है हरिओध का पूरा नाम क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आते हैं द्विवेदी मंडल के कवियों में, और नाथूराम शर्मा शंकर और सियाराम शरण। तो इतने लोग जो है द्विवेदी मंडल के कवि के में आते हैं। द्विवेदी युग को जो है दो वर्गों में बांटा गया है, एक द्विवेदी मंडल के कवि, एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। तो द्विवेदी मंडल के कवि के बारे में हमने जान लिया कि इनकी काव्य धारा क्या थी, अनुशासन की धारा थी। और इसमें कवि आते थे मैथिली शरण गुप्त, हरिओध, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नाथूराम शर्मा, शंकर भी कहते थे इनको, और सियाराम शरण। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिएगा, ये आपको PDF में मिल जाएगी। फिर बात करते हैं द्विवेदी मंडल के बाहर के कवियों के बारे में हम बात करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि को कहा जाता है स्वच्छंदतावादी कवि। और इनकी काव्य धारा थी स्वच्छंदता की धारा। और इसके अंतर्गत कवि कौन कौन से आए, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, राम नरेश त्रिपाठी। देखिए इसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कवियों के लेखकों के नाम दे देते हैं और ये पूछ लेता है ये किस युग से संबंधित थे। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है कि केवल रचनाएं और कवियों को ही नहीं याद रखना है, ये भी याद रखना है कि वो किस युग में आए हैं, वो किस काल में आए हैं। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। फिर हम बात करते हैं, जो ये थे आपके श्रीधर पाठक थे, ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम जानेंगे श्रीधर पाठक कौन थे। ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे, इसको लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर मुकुटधर पांडे, लोचन प्रसाद पांडे और राम नरेश त्रिपाठी। तो ये चीज़ें आप जान गए होंगे कि द्विवेदी वर्ग को, द्विवेदी युग को हमने दो भागों में बांटा, एक द्विवेदी मंडल के कवि, एक द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। ये द्विवेदी मंडल के कवि कौन थे, अनुशासन काव्य धारा थी इनकी, अनुशासन की धारा थी। और काव्य धारा इनकी क्या थी, द्विवेदी मंडल के बाहर की स्वच्छंदता। आप ऐसे याद कर सकते हैं, बाहर के कवि तो स्वच्छंद होंगे यानी स्वतंत्र होंगे, ऐसे याद रखिए। तो स्वच्छंदतावादी कवि भी कहते थे, तो कवियों को हमने जान लिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी यहाँ पे ये आ गई कि श्रीधर पाठक जो थे ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है इसमें ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। वैसे रचनाएं ही पूछी जाती हैं, लेकिन अगर कहीं फैक्ट अंदर से पूछ लेगा तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, प्रकृति को काव्य के विषय के रूप में मान्यता सबसे पहले मिली थी द्विवेदी युग में। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे, सबसे पहले द्विवेदी युग में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बन सकता है कि प्रकृति को काव्य के विषय के रूप में मान्यता कब मिली,
प्रकृति को काव्य के विषय के रूप में मान्यता कब मिली, काव्य विषय के रूप में मान्यता कब मिली, तो सबसे पहले द्विवेदी युग में मिली थी, ये याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका द्विवेदी युग के बारे में कुछ परिचय। अब हम इनकी रचनाओं को जानेंगे और रचनाओं के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हें हम जानेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट कर सकते हैं, या आधुनिक काल खत्म होने के बाद आपको PDF मिल जाएगी। हाँ, हमने यहाँ पे गद्यकाल नहीं लिखा है, तो आपको हमने कई बार बताया है कि आधुनिक काल को गद्यकाल भी कहते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई, इसे आप देख लीजिए। फिर हम आते हैं दूसरे पेज पे, रचना और रचनाकारों पे। चलिए, तो अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण रचनाओं को और उनके रचनाकारों को, जो हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देखेंगे। देखिए, अपने महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और श्रीधर पाठक भी इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन कौन सी रचनाएं थी, इनके बारे में जानेंगे। तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं आपको जरूर याद रखनी है। सर्गो नरक ठिकाना नाही, ठीक है, सर्गो नरक ठिकाना नहीं इनकी एक रचना है, और एक है अबला विलाप, और एक है सुमन, एक है काव्य मंजूषा, और एक है कान्य कुब्ज। देखिए, ये जो लिखा हुआ है सर्गो नरक ठिकाना नहीं, कि स्वर्ग और नरक दोनों में ठिकाना नहीं है। सर्गो मतलब स्वर्ग, यहाँ पर बात की है। अबला विलाप यानी कि कोई अबला है, दुखिया स्त्री है, उसका विलाप के बारे में बात की है। सुमन मतलब फूल होता है। काव्य मंजूषा और कान्य कुब्ज इनके जो है रचनाएं हैं इनकी। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सर्गो नरक ठिकाना नहीं, अबला विलाप, सुमन, काव्य मंजूषा और कान्य कुब्ज। तो ये आपको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी, और रटने की आपको आवश्यकता नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही याद होंगी। फिर बात करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। देखिए, हरिऔध इनकी टाइटल है, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है कि हरिऔध का पूरा नाम क्या था, ये क्वेश्चन बना है, तो ये चीज़ देखिएगा ध्यान से। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी प्रमुख रचना क्या थी, प्रिय प्रवास थी, जो 1914 में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं इनकी एक रचना क्या थी, वैदेही वनवास। वैदेही कहते हैं सीता जी को, ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है पर्यायवाची में, वैदेही बोलते हैं सीता जी को। और इनकी एक रचना थी 10 कलश और परिजात और चुभते चौबते। ये चुभते चौबते पूछा गया है, एक दो बार हमने देखा है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रमुख रचनाएं कौन सी थी? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, 10 कलश, परिजात और चुभते चौबते। तो ये इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं ही याद रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर बात करते हैं, देखिए प्रिय प्रवास में क्या थे, 17 सर्ग थे, ये भी याद रखिएगा, 17 सर्ग थे यहाँ पर। तो कभी कभी सर्ग भी पूछ लिया जाता है, तो प्रिय प्रवास में क्या थे, 17 सर्ग थे। और यहाँ पे एक चीज़ और देखें, इनको जो है मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषक, मंगला प्रसाद पारितोषक, इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा। ये किसको मिला था? हरिऔध जी को। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप जान गए। अब हम देखते हैं आगे। देखिए, इसे प्रिय प्रवास को जो है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं, तो इनको भी याद रखें। और इन्हें कवि सम्राट भी कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय को जो है कवि सम्राट भी कहते हैं। तो क्या देखा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचनाएं थी, इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला था, पारितोषिक मिला था, और इन्हें कवि सम्राट भी कहते थे। इनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? प्रिय प्रवास, इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहते हैं। वैदेही वनवास, 10 कलश, परिजात और चुभते चौबते, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं। अब आते हैं मैथिली शरण गुप्त जी पे, जो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जी जो हैं, इनकी प्रमुख रचना है साकेत, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। और साकेत जो है आपका पाली भाषा का शब्द है, याद ध्यान से सुनिएगा सारी चीज़ें, पाली भाषा का शब्द है साकेत। और साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या। साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या। पाली भाषा का शब्द है साकेत, साकेत शब्द का अर्थ होता है अयोध्या। और ये जो साकेत है, तो साकेत ये जो है रामचरितमानस के बाद अगर माना जाए तो राम काव्य का दूसरा प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो साकेत के बारे में ये याद कीजिए, अगर कहीं आपका क्वेश्चन आ जाता है कि रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा प्रमुख उदाहरण कौन सा है, तो वो साकेत है। साकेत। फिर अगली आती है रचना यशोधरा। तो यशोधरा और साकेत ये दोनों आपके नारी प्रधान काव्य थे, नारी प्रधान काव्य, याद रखिएगा। और जो साकेत के बारे में हमने बताया है कि रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा उदाहरण था ये गुप्त जी की साकेत। तो लिख देते हैं, इसको भी देख लीजिएगा साकेत के बारे में। रामचरितमानस के बाद, वैसे आपको PDF में मिल जाएगा, लिखा हुआ है रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण कौन था? साकेत था। और किसकी रचना थी? गुप्त जी की रचना थी, याद रखिएगा। और ये जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं,
इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, ये भी आपने सुना होगा। और किसने कहा था इस सबके? देखिए एक प्रसिद्ध कवि थे द्विवेदी युग के, ये भी याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए प्रमुख कवियों में तो ये थे। और नारी प्रधान काव्य है आपका ये, नारी प्रधान काव्य, नारी प्रधान रचना कह सकते हैं। और बात करते हैं फिर भारत भारती। भारत भारती इन्होंने लिखी 1912 में। उसमें इतनी अच्छी चीज़ें, देश प्रेम से संबंधित चीज़ें लिखी, गर्व हो कि लोगों को पढ़ के गर्व हो, लोग क्रांति पे उतर आए, ऐसी रचना थी इनकी। तो इसी रचना के बाद इन्हें क्या कहा गया? राष्ट्र कवि कहा गया। गुप्त जी को ये पूछा जाता है कि राष्ट्र कवि किस कवि को कहा गया है, तो मैथिली शरण गुप्त जी को कहा गया है। और कहा किसने है? तो गांधी जी ने कहा है, याद रखिएगा, गांधी जी ने। ओके, तो जाना कि आपने मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? साकेत है, यशोधरा है, भारत भारती है, द्वापर है, झनकार है, जय भारत है, विष्णुप्रिया है, पंचवटी है। लेकिन मुख्य रचनाएं आपकी तीन कौन सी है? साकेत है, यशोधरा है और भारत भारती। विष्णुप्रिया भी कई बार पूछा जा चुका है, पंचवटी भी पूछा गया। तो रचनाएं लगभग सारी इंपॉर्टेंट है इनकी। भारत भारती 1912 में आई और इसी रचना के बाद लोगों में देश प्रेम के संबंधित चीज़ें इन्होंने लिखी थी, तो वो सारी चीज़ें थी। इसी के बाद इन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। और कहा किसने? गांधी जी ने कहा। ओके, तो ये चीज़ हो गई आपकी। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर, ये राम भक्त थे, ये भी याद रखेगा, जो गुप्त जी थे ये राम भक्त थे। तो वहीं से पता चल जाएगा कि राम भक्त थे, क्योंकि इन्होंने साकेत जो है माना जाता है, इनका दूसरा उदाहरण माना जाता है रामचरितमानस के बाद राम काव्य का। तो ये चीज़ें हो गई, गुप्त जी की भी हो गई। फिर बात करते हैं मुकुटधर पांडे की। इनकी जो रचनाएं हैं प्रमुख है कानन कुसुम और पूजा फूल। कानन मतलब क्या होता है? कानन मतलब क्या होता है आप जानते होंगे। कानन मतलब होता है जंगल और कुसुम मतलब फूल होता है, और पूजा फूल तो इनकी रचना थी ही। फिर अगले आते हैं आपके श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की कौन सी रचना थी? बाल विधवा और जार्ज वंदना, ये दोनों कविता थी। बाल विधवा और जार्ज वंदना क्या थी? ये कविता थी। और इन्हें क्या लिखा था? भारत गीता। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो बहुत थोड़ी सी चीज़ें, उसको हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो एक बार हम रचनाओं को एक बार और कुछ रिवीजन कर लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी रचनाएं कौन सी है? सर्गो नरक ठिकाना नाही, अबला विलाप, सुमन, काव्य मंजूषा, कान्यकुब्ज। फिर बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है और इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला हुआ है। इनकी प्रमुख रचना थी प्रिय प्रवास, जिसमें 17 सर्ग थे। और बात करेंगे इनकी प्रमुख रचना थी वैदेही वनवास, 10 कलश, परिजात और चुभदे चौबदे। फिर बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता है, किसने कहा? गांधी जी ने कहा। और ये राम भक्त भी थे। और इनकी प्रमुख रचना कौन कौन सी है? साकेत, यशोधरा, दोनों नारी प्रधान काव्य है। और भारत भारती प्रमुख है ये। द्वापर, झनकार, जय भारत, विष्णुप्रिया, पंचवटी, ये सारी रचनाएं हैं इनकी। फिर हम बात करेंगे मुकुटधर पांडे की। तो मुकुटधर पांडे की प्रमुख रचना है कानन कुसुम और पूजा फूल। फिर बात करेंगे श्रीधर पाठक की, तो इनकी प्रमुख रचना है बाल विधवा, जार्ज वंदना और भारत गीता। ओके, तो ये हो गई आपकी प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। अब हम कुछ चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ों को भी देख लेते हैं, उनको भी देखिएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। और सारे युग, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे, एक एक नागरिक प्रचारणी सभा और ये सारी जितनी भी सभाएं हुई थी सब कुछ हम जानेंगे। ओके, तो चलिए आते हैं फिर दूसरी स्लाइड पे। चलिए अब थोड़ा सा और है, थोड़ी सी चीज़ें हम और जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है प्रबंध काव्य और खंड काव्य। कभी कभी पूछ लेता है, रचनाओं को दे देता है और पूछ लेता है कि कौन सा प्रबंध काव्य है, कौन सा खंड काव्य है, ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं प्रबंध काव्य में प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, यशोधरा और उर्मिला। तो अभी हमने देखा है कि प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास ये किसकी रचना थी? ये थी हरिऔध जी की रचना। ठीक है, हरिऔध जी की थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना थी। और साकेत और यशोधरा गुप्त जी की थी, यानी मैथिली शरण गुप्त जी की थी। और उर्मिला थी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वो तो हमने चीज़ें पहले भी बता दी हैं, और इसको देख लीजिए, बालकृष्ण शर्मा नवीन। ठीक है, इनको नवीन भी बोला जाता है। तो हमने क्या देखा? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, साकेत, यशोधरा और उर्मिला क्या है? प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास हरिऔध ने लिखा है। यशोधरा और साकेत किसने लिखा है? गुप्त जी ने लिखा है, मैथिली शरण गुप्त जी ने। और उर्मिला लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। फिर बात करते हैं खंड काव्य। खंड काव्य में क्या क्या आता है? रंग में भंग, किसान, पंचवटी, जयद्रथ वध। ये किसकी रचना है? ये गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है ये किस में आती है? खंड काव्य में आती है, इसको याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मिलन, पथिक और स्वप्न। ये भी क्या है? खंड काव्य है। ये है राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपने देख लिया होगा, हमने देखा प्रबंध काव्य में ये रचनाएं आ गई आपकी, और खंड काव्य में ये रचनाएं आ गई, और लेखक भी जान गए, जो जिन भी रचनाएं के रचनाकार थे उन सभी को चीज़ों को हमने जान लिया। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई। ओके, तो द्विवेदी युग आपका यहीं पे खत्म होता है। तो प्रमुख रचनाएं हमने जान ली, रचनाकार जान लिए, और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसके बारे में वो भी जान लिए। अब कुछ पंक्तियां हैं वो सुन लीजिए, हो सकता है कभी कभी पंक्तियों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बुक से ही हम आपको बता रहे हैं।
तो पंक्तियां हैं थोड़ी सी, उन्हें सुन लीजिए, उसके बाद क्लास को हम एंड करते हैं। देखिए एक पंक्ति है द्विवेदी युग की आपकी है, भारत भारती की, गुप्त जी की रचना है ये। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। यही सब थी जिन्होंने इन पे बैन लगा दिया गया था मैथिली शरण गुप्त जी पे कि रचनाएं, कुछ दिन तक इन्होंने रचनाएं भी नहीं लिखी थी। तो क्या था इनका भारत भारती में, क्या था, शायद वो भारत दुर्दशा का था, ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ शायद भारत दुर्दशा का था, मिश्र जी की रचना थी वो। चलिए हम देख लेते हैं। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचार करें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये गुप्त जी की रचना है भारत भारती की, ठीक है। फिर आगे एक है, हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, भारत भारती की है, गुप्त जी की है कि हाँ वृद्ध भारत वर्ष ही संसार का सिरमौर है और ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। और एक चीज़ और है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, आपने बहुत बार सुनी होगी ये लाइनें, आप बहुत बार सुनी होगी, सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये यशोधरा की लाइन है। जब सिद्धार्थ बोलते हैं, सिद्धार्थ जो है अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए थे, तो ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फिर आगे हम देखते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये यशोधरा का है, मैं गुप्त जी ने लिखा है, ठीक है, कि अबला तुम्हारी यही कहानी है कि तुम्हारे आंचल में दूध, यानी कि सारे सब कुछ कष्ट तुमने बटोर के रखे हैं लेकिन तुम्हारी आंखों में पानी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर हम बात करते हैं, एक रचना है द्विवेदी जी की कि साहित्य समाज का दर्पण है, और आज क्या कहा गया है, सिनेमा समाज का दर्पण है। तो आप जानते ही हैं सिनेमा क्या है और साहित्य क्या है। तो ये द्विवेदी जी की रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, कि साहित्य समाज का दर्पण है। ये भी रचना आप याद रखिएगा, ये भी पंक्ति इंपॉर्टेंट है। और एक पंक्ति और है साकेत की, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। ये साकेत की पंक्तियाँ हैं प्रमुख, और ये गुप्त जी की रचना है। और एक और देख लीजिए, गुप्त जी की ही है, हम राज्य के लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। ये मैथिली शरण गुप्त जी की पंक्ति थी। बस कुछ पंक्तियां महत्वपूर्ण है, अगर आप कहेंगे तो हम आपको पंक्तियां भी दे देंगे। वैसे आपके पास अगर कोई बुक होगी, कहीं महत्वपूर्ण पंक्तियां होंगी तो वहाँ से कर लीजिएगा। वैसे पंक्तियां इतनी नहीं पूछी जाती हैं, ज़्यादातर रचनाएं आपकी पूछी जाती हैं या इनसे सबसे पूछी जाती हैं। तो आई होप आपको द्विवेदी युग समझ में आया होगा। इससे पहले हमने भारतेंदु युग किया, अब हम करेंगे छायावाद युग कल के वीडियो में। और जैसे धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, देखिए इसको हम ख़त्म करें फिर हम व्याकरण स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर छूटे हैं और जो चैप्टर हमने, आप बताइएगा देख के, जो हमने फ़ोन की स्लाइड पे पढ़ा दिया था उसको हम फिर से बोर्ड पे पढ़ाएंगे और आपको एकदम कंठस्थ कर देंगे कि हिंदी में तो आपका क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे। ये आप विश्वास बना के रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।